हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। न्यूज़ क्या है, आज थोड़ी बुरी खबरें हैं और एक एनालिसिस है जिससे आपको समझ में आएगा कि आने वाले टाइम में बिजनेसेस, मार्केट कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है उन सबके ऊपर और हमको क्या करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एक पैटर्न के बारे में बात करके चलते हैं। आज की खबर है, बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना जी, उन्होंने रिजाइन किया है। बांग्लादेश में दंगे चल रहे थे, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके चलते उन्होंने इंटरनेट पूरा पूरा बंद कर दिया था। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक सब कुछ बंद हो गया था। स्टार्टिंग के अंदर कुछ वीडियोस निकल के आ रही थी जिसके अंदर बंदों को मारा जा रहा था, बहुत कुछ किया जा रहा था। प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया था, जो स्टूडेंट्स थे वो शेख हसीना के ऑफिस में घुसने वाले थे। उसके बाद में आर्मी कूप की खबरें निकल के आती है कि भाई प्रोटेस्ट के चलते आर्मी कूप हो गया है। जो आर्मी के लीडर है उन्होंने शेख हसीना को, आर्मी वालों ने 45 मिनट्स का ही टाइम दिया था कि 45 मिनट्स में निकलो देश छोड़ के। उसका वो हेलीकॉप्टर से वहां निकली है, दिल्ली में पहुंची है। अब पता नहीं आगे ये प्लान क्या है, या दिल्ली में ही रहेंगे या बाहर जाएंगे, वो टाइम बताएगा। जो शेख मुजीबुर रहमान है, जो कि हसीना जी के फादर है, जिनको फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है बांग्लादेश के अंदर, उनके स्टैचू को भी तोड़ा गया। तो कहानी बहुत ज्यादा खराब होती हुई दिखाई दे रही है। ये जो प्रोटेस्ट था उसकी शुरुआत हुई थी कोटा सिस्टम की वजह से, कि कोटा सिस्टम के चक्कर में स्टूडेंट्स भड़के हुए थे कि भाई गलत है, इतना परसेंट कोटा हर चीज के अंदर लगा रखा है। कई लोगों का कहना शेख हसीना बहुत टाइम से पीएम है, एंटी इनकम्बेंसी के चक्कर में भी प्रोटेस्ट हो सकते हैं। अब एक विंग ये भी कह रहा था ये जो प्रोटेस्ट है ये कहीं ना कहीं भारी कंट्री के प्रेशर के अंदर करवाया जा रहा है, ये पूरा पूरा प्लान्ड प्रोटेस्ट है और ये सब कुछ प्लानिंग से हो रहा है। क्योंकि बांग्लादेश एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यूएस भी प्रेशराइज कर रहा था बांग्लादेश के ऊपर, चाइना भी कर रहा था कि वहां पर वो अपना खुद का आर्मी बेस बनाना चाहते हैं। बाकी हम तो खाली स्पेकुलेट कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा। मैंने आपको अलग अलग थ्योरीज बता दी है, बट अभी आने वाले कुछ टाइम के अंदर पता लग जाएगा कि कहां से क्या हुआ है। जिसको साथ मिलेगा वहां से कहीं ना कहीं चीजें निकल के आ रही है। अब बहुत सारे जो इंडिया के एनालिस्ट है वो कहते हैं कि ठीक है, आर्मी ने कूप किया क्योंकि सिचुएशन खराब हो गई थी पीएम के अगेंस्ट में, बट जो पीएम थी वो प्रॉपर इलेक्शन जीत के आई है, डेमोक्रेसी से जीत के आई है। अब यूएस वालों ने तो कहा था ये जो इलेक्शंस थे ये रिग्ड थे, इसके अंदर पूरी पूरी सेटिंग चली थी, बट ये बात तो सभी बोलते हैं ना, जो भी इलेक्शन होता है कभी इंडिया के अंदर भी ईवीएम 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 करते रहते हैं। तो एनालिस्ट का ये कहना है कि भाई अगर डेमोक्रेसी से सरकार बनी थी, आपने हटाया है, तो फिर से इलेक्शन होने चाहिए और उसके हिसाब से सरकार आनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आर्मी का रूल रहे। लेट्स सी, आने वाले कुछ हफ्तों में ही हमको समझ में आएगी कहानी कहां जा रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्लोबल लेवल के ऊपर इंपैक्ट डाल सकता है। साथ में हम देख रहे हैं ईरान और इजराइल का पंगा हो सकता है, क्योंकि अगर खबरों की मान के चले कि ईरान आज ही अटैक कर सकता है इजराइल के ऊपर, बहुत हाई चांसेस है अगर रिपोर्ट की बात मान के चले तो। और इजराइल वाले पहले से प्रिएम्प्टिव है, अगर अटैक बड़ा होने वाला होगा तो इजराइल वाले शायद पहले ही अटैक कर देंगे। तो सिचुएशन कैसे भी होती है, मान के चलो ये मिडिल ईस्ट की टेंशन बढ़ती हुई दिखाई देगी। हम पहले ही कुछ सालों से रशिया यूक्रेन की वॉर देख रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था ऑयल प्राइसेस के ऊपर, हर इकोनॉमी का बैंड बज गया था। चाहे बांग्लादेश की बात करके चल लो, पाकिस्तान की बात करके चल लो, जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज थी उनका भी इकोनॉमी का हाल बुरा हो रखा था। और अब अगर पूरा मिडिल ईस्ट पार्टिसिपेट करता है, वहां से यूएस आ जाता है, रशिया आ जाता है, पता नहीं कहानी कहां जाएगी और कितनी ज्यादा टेंशन आ सकती है, ऑयल के प्राइसेस कहां पहुंच सकते हैं। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कहना है। अभी एक दो दिन पहले की खबर है, बीएसएफ के जो डीजी है उनको हटाया गया है। अब इसका रीजन बहुत सारे कहा जा रहे हैं कि भाई हायरार्की में सही नहीं हो रहा था, कम्युनिकेशंस में इशू आ रहे थे। अब इंटरनल क्या था मुझे नहीं पता है, बट खबरें ये निकल के आई थी कि भाई 600 कमांडोज घुसे हैं इंडिया के अंदर और आने वाले टाइम में और कमांडोज घुस सकते हैं। तो कहीं ना कहीं टेररिस्ट एक्टिविटी हमको बढ़ती हुई दिखाई देगी जम्मू एंड कश्मीर रीजन के अंदर, जो कि दिख रही है। कारगिल के टाइम पे भी ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई दिया था। अब देखते हैं कहां होता है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले पाकिस्तान के अंदर भी, और पाकिस्तान की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है इकोनॉमिकली, या फिर आप वहां पे सोशली बात करके चलो। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है कि इंडिया बांग्लादेश में अपनी आर्मी डिप्लॉय करेगा और वहां पर ऐसे कूप को दबाने की कोशिश करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से। बट जस्ट इमेजिन कि इंडिया पाकिस्तान का कुछ टेंशन बढ़ती हुई दिखाई देती है एक साइड पे तो। और साथ में जो खबरें निकल के आ रही है वक्फ बोर्ड के बारे में, करेंटली जो पार्लियामेंट चल रही है वहां पे एक बिल पेश किया जाएगा जहां पर वक्फ बोर्ड की पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करी जाएगी कि वो बाकी प्रॉपर्टीज को अपने कंट्रोल के अंदर नहीं ले सकती। ऑल्दो अभी बिल पेश नहीं हुआ, मोस्ट प्रोबेबली कल हमको शायद देखने को मिल सकता है, पर पहले ही बहुत सारे लोगों का इस पे प्रोटेस्ट आना शुरू हो गया है। भगवान ना करे, बट ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये वक्फ बोर्ड वाला बिल आता है, पास होता है, तो इंडिया के अंदर भी हमको एक प्रोटेस्ट लेवल वाली चीज दिखाई दे सकती है। अब ये सारी टेंशंस को जोड़ के एक सिनेरियो बनाने की कोशिश करो तो ग्लोबली चीजें अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। मार्केट क्रैश करती हुई हमको दिखाई देगी, ग्लोबल टेंशंस बढ़ती हुई दिखाई देगी, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे।
कैश इन हैंड अपना संभाल के रखो। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले हो तो सोच समझ के ऑर्डर को प्लेस करो। अगर आपकी इन्वेंट्री खत्म हो रही है तो जितना जल्दी हो सकता है इन्वेंट्री को रिप्लेनिश कर लो। करेंसी फ्लक्चुएशंस दिखाई दे सकती है तो उसका भी कोई ना कोई रिजर्व बना के रखो। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यही बता सकता था। बाकी रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो सारी कहानियां निकल के आ रही है ना, इसकी वजह से क्या क्या हो रहा है। अभी शेख हसीना वाली खबर तो आज की है, बट अगर मैं मार्केट की बात करके चलूं तो मार्केट खतरनाक लेवल पे क्रैश होती हुई दिखाई दी है। इसका रीजन कहा जा रहा है कि भाई यूएस की इकोनॉमी का बैंड बजा पड़ा है, वहां का जो जॉब डेटा है वो सही नहीं निकल के आया है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की भी स्टेटमेंट आई थी कि यूएस का बैंड बजा पड़ा है, कहीं ये ना हो मैं इलेक्शन जीत के आऊं और इकोनॉमी गंदे लेवल पे क्रैश कर जाए। बेसिकली वो चाह रहे हैं कि उनके आने से पहले क्रैश हो जाए। टेंशन भी एक रीजन कहा जा रहा है मार्केट क्रैश का। और सिंपल सी बात, मार्केट ऊपर तो है ही, थोड़ी सी ओवर वैल्यूड तो थी, उसका भी करेक्शन देखने को मिल रहा है। 3% लॉजिकली करेक्शन में ही कंसिडर किया जाएगा, बट अभी कहानी नहीं रुकी है। हो सकता है ये भी मार्केट क्रैश लंबे टाइम तक उनको दिखाई दे। साउथ कोरिया स्टॉक्स की बात करके चले तो उन्होंने अपनी मार्केट को रोक दिया। पहली बार ऐसा किया है 2020 से अगर हम बात करके चले तो। सबसे पहले जो उनका बेंचमार्क है कॉस्पी, वो हमको 5.9% घटता हुआ दिखाई दिया मॉर्निंग ट्रेड के अंदर। फ्राइडे को भी 3.7% घटता हुआ दिखाई दिया था। अगर हम ताइवान की बात करके चले, उनकी स्टॉक मार्केट 57 ईयर्स में सबसे घटिया घटी है। 8.4% इनका इंडेक्स घटता हुआ दिखाई दिया है। 1967 से सबसे खतरनाक सेल ऑफ है। टीएसएमसी के 9.8% शेयर्स घटते हुए दिखाई दिए। अब अगर ताइवान की बात करके चले तो ताइवान के ऊपर भी ग्लोबल टेंशन इसलिए हो सकती है क्योंकि अगर युद्ध होगा, यूएस कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहा होगा मिडल ईस्ट के अंदर, तो हो सकता है कि चाइना इस मौके का फायदा उठा के ताइवान के ऊपर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करे। पूरी दुनिया चाहती है कि ये चीजें ना हो, बट जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। बैंक ऑफ जापान की बात करके चले तो उन्होंने अपना पॉलिसी रेट को 0.25% बढ़ाया है। ये सेकंड हाइक है पिछले 17 सालों के अंदर। इन्होंने 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर 0.25% बढ़ाया था। ओवरऑल अगर आप हर इंडेक्स की बात करके चलो, फोटो के अंदर देख लो, सबका बैंड बजा पड़ा भाई, सबका गंदा बैंड बजा पड़ा है। और क्रिप्टो की बात करके चलो तो क्रिप्टो में भी 15% हमको गिरावट दिखाई दी थी ग्लोबली। नॉर्मली सबको लग रहा था कि भाई अगर मार्केट घटी है तो क्रिप्टो के ऊपर उतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर क्रिप्टो भी हमको घटती हुई दिखाई दी। ऑल्दो जब मैं न्यूज शूट कर रहा हूं अभी थोड़ी रिकवर होती हुई दिखाई दे रही है, बट कंप्लीटली रिकवर नहीं हुई है, बहुत ज्यादा डाउन है। अब वॉरेन बफेट की स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करो। खबरें पहले बताता हूं, फिर स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि स्ट्रैटेजी क्या है। वॉरेन बफेट ने एप्पल के 50% स्टेक्स बेच दिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एप्पल उनके हिसाब से गलत इन्वेस्टमेंट है। मई के अंदर भी उन्होंने बताया था कि उनकी बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट एप्पल रहने वाली है, पर फिर भी वो शेयर्स बेच रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर भी उन्होंने अपने शेयर्स बेचे हैं। पिछले 12 दिनों के अंदर कॉन्स्टेंटली वो अपने शेयर्स बेचे जा रहे हैं। 8.8% होल्डिंग घटाई गई है मिड जुलाई से अगर बात करके चले तो। अब कहानी क्या है, वॉरेन बफेट कैश इन हैंड बढ़ाए जा रहे हैं अपने पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट करके बैठे हैं एक बड़ा क्रैश आएगा। क्रैश मींस बड़ी, मतलब 20-30% मार्केट घटेगी। उस टाइम पे जो बड़े लोग होते हैं वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये जो 1-2% ऊपर नीचे होता है ना, उस टाइम पे लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आप कह सकते हो मैंने भी अपना पैसा होल्ड इसलिए ही करके रखा हुआ है, मैं भी एक्सपेक्ट यही कर रहा हूं कि एक बड़ा क्रैश होगा, क्योंकि मुझे भी लग रहा था बहुत टाइम से। तो अगर ये क्रैश होगा तो एक अच्छा टाइम होगा इन्वेस्टमेंट करने का। तो यही रीजन था, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कैश इन हैंड रखो, ताकि अगर मार्केट क्रैश करती है बड़े लेवल के ऊपर तो आप इन्वेस्टमेंट कर पाओ। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको 2-3 थ्योरीज बताई थी बांग्लादेश वाली, कि भाई बांग्लादेश के अंदर हो सकता है कि वेस्टर्न कंट्रीज के इंपैक्ट की वजह से कुछ ना कुछ हुआ हो, ये जो हमको कूप दिखने को मिल रहा है। अब कुछ न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि मुझे लगता है जिसकी वजह से एक थ्योरी बन सकती है। सबसे पहली चीज, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट निकाली है जिसके हिसाब से 75 साल लग जाएंगे इंडिया को यूएस की इनकम के क्वार्टर लेवल पे पहुंचने के लिए। उनका कहना है कि इंडोनेशिया को 70 साल लगेंगे, इंडिया को 75 साल लगेंगे और चाइना को 10 साल लगेंगे क्वार्टर पे पहुंचने के लिए। ठीक है ना, क्वार्टर मतलब 1/4। अब इसका बहुत बड़ा रीजन कहा जा रहा है कि भाई लोगों की एज बढ़ रही है। ऑल्दो इंडिया के अंदर इस टाइम पे सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है, डेट बढ़ रहा है, यूएस का सबसे ज्यादा डेट बढ़ा पड़ा है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से ट्रेड में फ्रिक्शन आएगी। हाँ बिल्कुल आएगी, बट कहीं ना कहीं जितने भी ग्लोबल टेंशंस दिखाई दे रही है, यूएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसके अंदर। और साथ में एनवायरमेंटल कंसर्न्स है कि भाई एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, पॉल्यूशन को बचाने के लिए ग्रोथ को रोका जाएगा। अब यहां पे मेरा एक सवाल निकल के आता है, अगर ये पॉइंट्स वैलिड है, दिस मींस यूएस की इकोनॉमी तो बहुत तेजी से घटनी चाहिए ना। अगर उनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से घटनी चाहिए तो कहीं ना कहीं अगर हमारी ग्रोथ रेट मेंटेन भी रहती है तो हम उनके लेवल पे रिलेटिवली जल्दी पहुंच पाएंगे। तो कहानी समझ में नहीं आ रही है। अब एक थ्योरी निकल के आती है जो कि मेरी थ्योरी नहीं है, मैं कहीं पे पढ़ रहा था रेडिट के अंदर, वो ये थी कि ये जो
चीजें हो रही है, कहीं ना कहीं यूएस प्लान कर रहा है ताकि बाकी देश उनसे आगे ना निकल जाए। अब मैं इससे भाई पीछे हूं, मुझे नहीं पता कि ये सही है या नहीं है। बाकी मैंने एक थ्योरी लगी जो कि मुझे लगा हाँ कुछ तथ्य तो लग रहा है इस बात के ऊपर, तभी मैंने आपको सारी की सारी जो न्यूज थी वो इसी ऑर्डर में समझाई ताकि आपको एक थ्योरी समझ में आए कि क्या चल रहा है। अब यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एंगल मत लेके बैठ जाना कि भाई तुम इसको सपोर्ट कर रहे हो, इसको सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो। मैं बेस्ड ऑन न्यूज आपको एक ट्रेंड बता रहा हूं जो मुझे लग रहा है। बाकी अगर आपके पास में कोई ट्रेंड है तो आप कमेंट में बताना, ये मत बोलना कि भाई तू गलत है, या फिर ये मत बोलना कि भाई ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, एक्सप्लेन योर जो भी आपका आइडिया है, जो भी थ्योरी है। अगर हम एलॉन मस्क की बात करके चले तो उन्होंने कहा है कि जो फेड है ना वो फुलिश है कि वो इंटरेस्ट रेट को घटा नहीं रही है। अब सिंपल सी बात, अगर एलॉन मस्क सोच सकते हैं कि फेड्स को इंटरेस्ट रेट घटाना चाहिए और फेड्स नहीं घटा रहे हैं, तो क्यों नहीं घटा रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। सॉफ्ट बैंक की बात कर लो, उनके शेयर्स 1998 से सबसे खतरनाक लेवल पे घटते हुए दिखाई दिए। 19% घटता हुआ दिखाई दिया उनका शेयर प्राइस। इंटेल 33% घटता हुआ दिखाई दिया। अब इसका बहुत बड़ा रीजन है कि उनका $1.6 बिलियन का लॉस निकल के आया है Q2 के अंदर, और साथ में एनवीडिया बहुत तेजी से आगे ग्रो कर रहा है। इंटेल अभी दिखाई नहीं दे रहा है कि किस तरीके से आने वाले टाइम में जो एआई होगा या फिर लैपटॉप डिवाइसेस होगी उसके अंदर पार्टिसिपेट भी करता हुआ दिखाई देगा। अगर हम एनवीडिया की बात करके चले तो उनका कहना है कि उनकी जो एआई चिप आने वाली थी नई वाली, उसका 3 महीने का डिले हो सकता है क्योंकि कोई डिजाइन फ्लॉ निकल के आया है। अब इसका मतलब ये है अगर डिले आएगा तो इनके क्लाइंट्स को भी लेट मिलेगी चिप्स। लेट मिलेगी मतलब लेट, वो जो भी काम करने का प्लान कर रहे थे उसको लेट करेगी। तो हो सकता है ये जो हम देख रहे हैं बड़ी राइड की भाई, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह एआई के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है उनको भी अपना प्रोसेस स्लो डाउन करना पड़े क्योंकि पीछे से चिप नहीं आ रही है। और ये भी हो सकता है कि Amazon वगैरह अपने खुद की चिप्स निकाल दे। बाकी Amazon की बात करके चले तो उनके शेयर प्राइसेस भी 9% घटते हुए दिखाई दिए। डिलीवरी की बात करके चले जो कि इंडियन कंपनी है, Q1 का प्रॉफिट 52 करोड़ का निकल के आया है, बढ़िया चीज है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू 4.6% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर पिछले क्वार्टर की बात करके चले 68 करोड़ का लॉस किया था, यहां पे कंपनी पॉजिटिव की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी अगर ओवरऑल बात करके चले तो Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर कंपनी ₹1 2 खर्च कर रही है ₹1 कमाने के लिए। अभी भी एक वैलिड सेंस नहीं बना रही है, बट ठीक है, धीरे धीरे सारी कहानियां इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी इनके लिए, क्योंकि डिलीवरी अपना खुद का डार्क स्टोर निकालने का भी प्लान कर रहा है ई कॉमर्स प्लेयर्स के लिए। अभी हमने पिछले कुछ टाइम के अंदर देखा है जो क्विक कॉमर्स कंपनीज है वो बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दी है, तो डार्क स्टोर्स की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी। डार्क स्टोर्स को आप ये भी कह सकते हो ऐसे ई कॉमर्स वेयर हाउस जो कि 2 से 4 घंटे के अंदर प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे। आपने अभी ऑर्डर किया, कुछ ही टाइम के अंदर आपके पास में प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। अगर क्विक कॉमर्स की बात करके चले तो ब्लिंकिट की वैल्यूएशन कहा जा रहा है $13 बिलियन तक पहुंच सकती है। 2022 के अंदर उन्होंने $568 मिलियन का खरीदा था ब्लिंकिट को। सबने क्रिटिसाइज किया था, मैं भी उसमें से एक था। मुझे लगता था क्विक कॉमर्स कभी पैसा नहीं कमा सकता। मुझे लगता था क्विक कॉमर्स से लोग हमेशा छोटा ऑर्डर करते हैं। आप डिलीवरी फ्री दे रहे हो, बंदा ₹100 का ऑर्डर कर देगा, उसके घर में सब्जी नहीं है, टमाटर नहीं है, वो टमाटर ऑर्डर कर देगा, तो यहां पे बिजनेस कभी बन ही नहीं पाएगा। बट जैसे ही मुझे पता लगा एवरेज ऑर्डर वैल्यू 500 रुपए तक जा रही है, तब मेरे लिए शॉकर था। तब मुझे समझ में आ गया कि हाँ अब ये बिजनेस बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और जिस तेजी से पूरा पूरा सेक्टर बढ़ रहा है, इसका पेनिट्रेशन बढ़ रहा है ना, ये स्केल बढ़ाने की वजह से अगर कम मार्जिन भी होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी सही दिखाई देगी। बाकी मैं देख रहा हूं जितने भी क्विक कॉमर्स है अपने खुद के भी प्रोडक्ट्स निकालना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे करके। अब ब्लिंकिट जोमेटो का ही है, अब इतनी वैल्यूएशन बढ़ गई है खाली ब्लिंकिट की। जोमेटो की वैल्यूएशन भी पिछले कुछ टाइम में हमको बढ़ती हुई दिखाई दी है। जोमेटो का मार्केट शेयर भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। स्विगी का मार्केट शेयर 45% पे पहुंच गया है, जो कि 52% हुआ करता था 2020 के अंदर। जोमेटो 45% मार्केट शेयर लेके बैठा है। अब यहाँ पे ट्रिक क्वेश्चन ये निकल के आता है, जो ब्रोकरेज फर्म है जिसने ये डेटा दिया है, अब उनके हिसाब से स्विगी और जोमेटो ही है फूड डिलीवरी बिजनेस के अंदर, और कोई है ही नहीं। अगर हम रेबल फूड्स की बात करके चले तो उनकी भी तो एक ऐप है ईटशोर करके, कुछ तो मार्केट शेयर होगा, कुछ परसेंट, 0.1%, 0.2%। और भी बहुत सारी फूड डिलीवरी वाली एप्स आ गई है। अगर मैं बर्गर किंग की बात करके चलूं, मैकडोनल्ड्स की बात करके चलूं, या फिर जितने भी सिंगल प्लेयर्स हैं, वो सारे के सारे भी तो अब ऐप से काम करने लग गए हैं, कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं। वो क्यों नहीं इंक्लूड हुआ है यहाँ पे? बाकी जोमेटो ने प्लेटफॉर्म फीस से 83 करोड़ रुपीस कमाए हैं। मतलब हम लोगों ने 83 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा दी है जोमेटो को। ये खाली जो 1-2 रुपए बढ़ा बढ़ा के ना इतना पैसा कमा पा रहे हैं। इन्फोएज की बात करके चले तो अर्ली इन्वेस्टर थे जोमेटो के अंदर, उन्होंने 146.5 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए थे जोमेटो के अंदर, जिसकी वैल्यू 31,500 करोड़ हो गई है। इन्फोएज के पास में 13.53% स्टेक है जोमेटो के, अगर जून के क्वार्टर एंड की बात करके चले तो। बाकी इन्फोएज के भी शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ को छू सकती है बहुत ही जल्दी। अभी के टाइम पे 94,000 करोड़ के आसपास है। बाकी अगर हम नियो की बात करके चले, जो कि एक
वेल्थ टेक स्टार्टअप है, उन्होंने $26.5 मिलियन रेज करे हैं $231 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। अगर ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चले तो उनका आईपीओ फुली सब्सक्राइब्ड हो गया है। मुझे कहीं ना कहीं अंदर से लग रहा था कि इनका शायद आईपीओ फुली सब्सक्राइब्ड भी ना हो, बट फुली सब्सक्राइब्ड हो गया है। रिटेल इन्वेस्टर्स ने 2.87 टाइम सब्सक्रिप्शन किया है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 1.11 टाइम्स किया है, क्यूआईबीज ने ज्यादा पैसा नहीं लगाया है, 40% ही खाली बुक किया है, और एम्प्लॉय का पोर्शन तो ऑलमोस्ट नो टाइम्स जाता हुआ दिखाई दिया है। अभी 2 दिन हुए हैं, कल का दिन नंबर्स और बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाकी हुंडई की बात करके चले तो वो ऑलमोस्ट 3% ओन करते हैं ओला इलेक्ट्रिक का। हुंडई मोटर इंडिया ने अपना आईपीओ फाइल करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है, उन्होंने अपना डीआरएचपी फाइल कर दिया है सेबी के पास में, तो जल्दी उनका भी आईपीओ निकल सकता है। अगर हम मारुति सुजुकी की बात करके चले तो वो अपनी पहली ईवी निकाल सकते हैं इसी साल इंडिया के अंदर। अब पता नहीं कौन सी निकाली जाएगी, बट निकाल सकते हैं, खबरें जो कह रही है। मारुति सुजुकी या टोयोटा की बात करके चले तो उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट को हाइब्रिड कार्स को प्रमोट करना चाहिए, हाइब्रिड कार्स के ऊपर जो टैक्स है उसको कम करना चाहिए, ताकि लोग हाइब्रिड की तरफ जाए, फिर धीरे धीरे ट्रांजिशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक की तरफ। बट टाटा मोटर्स, महिंद्रा की बात करके चले, उन्होंने कहा कि अगर आप हाइब्रिड को प्रमोट करोगे तो कहीं ना कहीं फुली इलेक्ट्रिक का अडॉप्शन नहीं आएगा। मुझे लगता है प्लग इन हाइब्रिड कार जो होती है उसके ऊपर गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए कि भाई गाड़ी पेट्रोल से भी चल रहा है और इलेक्ट्रिसिटी से भी चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा गेम हो सकता है जिसकी वजह से अच्छा एडॉप्शन आएगा। हमको लॉन्ग रेंज के लिए एक ही गाड़ी को लेके जाना है तो हम लेके जा सकते हैं पेट्रोल के ऊपर चलाओ, एवरेज भी अच्छी आएगी इलेक्ट्रिक की वजह से। और हमको खाली इलेक्ट्रिक चलानी है आसपास सिटी के अंदर, छोटी रेंज के अंदर, तो हमारे पास वो भी ऑप्शन हो। बाकी देखते हैं कहानी कहां जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनफेयर तो है। ईवी के ऊपर 5% जीएसटी लगता है, जो हाइब्रिड है उसके ऊपर 28% जीएसटी प्लस सेस लगता है। अगर हम आरबीआई की बात करके चले तो उन्होंने बोला है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो टेक का डोमिनेंस है, जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है उनका डोमिनेंस है, वो खतरनाक हो सकता है। उनका कहना है जो बड़ी बड़ी कंपनीज टेक के अंदर जा रही है इसकी वजह से उनके पास बहुत डेटा कलेक्शन हो रही है और उनके पास में कहीं ना कहीं फ्यूचर के अंदर अनफेयर एडवांटेज आ जाएगी, क्योंकि आने वाला टाइम एआई के अराउंड रहने वाला है और एआई कहीं ना कहीं डेटा के ऊपर काम करेगा। जिसके पास ज्यादा डेटा होगा उसका एआई मॉडल ज्यादा अच्छा होगा। अब गवर्नमेंट खतरनाक बैंकिंग रेगुलेशंस भी नहीं लगा सकती कि भाई उनको रोकने के लिए कुछ किया जाए, वरना इनोवेशन वगैरह सब कुछ रुक जाएगा। तो यहाँ पे शायद गवर्नमेंट का एक ही रास्ता निकल के आता है, कोलैबोरेशन की जाए, सबके साथ मिलके सारा का सारा काम किया जाए। अभी इंडिया वाले अपने खुद का एलएलएम भी बना रहे हैं जो कि हमारे कल्चर से रेलेवेंट होगा, जो इसका डेटा सब कुछ इंडिया के से मिलता जुलता होगा। अब यहाँ पे देखो एआई की तरफ अगर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को आप लेके जाते हो तो एक बहुत बड़ा रिस्क है, वो है हेलुसिनेशन का। हेलुसिनेशन का मतलब एआई आपको ऐसी बातें बताएगा जो कि शायद एग्जिस्ट नहीं करती होगी कभी, जिसकी वजह से डिस इंफॉर्मेशन आएगी, गलत इंफॉर्मेशन मार्केट में फैलेगी, जिसकी वजह से रेपुटेशन खराब हो सकती है, जिसकी वजह से एथिकल प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम मन्नू बंकर की बात करके चले तो उन्होंने अपनी ब्रांड फीस को बढ़ा दिया है, 20 लाख से 1.5 करोड़ कर दिया है। कहा जा रहा है 40 से ज्यादा ब्रांड से उनकी बातचीत चल रही है अभी के टाइम पे। तो भाई देखो स्पोर्ट्स में जाने के पैसे मिलते हैं। हम जब बड़े होते थे तो कहा जाता था स्पोर्ट्स में पैसा नहीं है भाई, पढ़ो लिखो बनो शौकार। पर अब क्रिकेट के अंदर देखो कितना पैसा जा रहा है, ओलंपिक्स में भी हम देख रहे हैं कहां कहां पैसा मिलने लग गया है। अगर हम गौतम अडानी की बात करके चले तो वो 70 की एज में रिटायर करने का प्लान कर रहे हैं। अगर अभी के टाइम की बात करके चले तो 62 इयर्स की एज है, ऑलमोस्ट 8 साल पड़े हैं, 2030 के अंदर ये रिटायर करेंगे। अब रिटायरमेंट के बाद में जो इनके बच्चे हैं और इनके भाई के बच्चे हैं उनको फैमिली ट्रस्ट का बेनिफिशियरी बनाया जाएगा इक्वल लेवल के ऊपर, मतलब सबको बराबर एसेट्स मिलेगी। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज सोचने वाली ये है, 8 साल पहले उन्होंने बता दिया कि मैं रिटायर करूंगा, मतलब 8 साल है सक्सेसर प्लानिंग के लिए, अपना ऑल्टरनेटिव तैयार करने के लिए। प्लस यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मेरे बच्चे नहीं करना है, फैमिली इज अ फैमिली। अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करके चले तो उन्होंने 100% एफडीआई अलाउड कर दिया है एयरक्राफ्ट के अंदर। ये एक बड़ी चीज है अगर देखा जाए तो, मेंटेनेंस, रिपेयर वगैरह वगैरह सब कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देगा इंडिया के अंदर इसकी वजह से। बाकी अगर यूक्रेन की बात करके चले तो वो अपना यूएस से मेड F-16 फाइटर जेट बना रहे हैं, ऐसा जेलेंस्की ने बोला है। अब ये प्लेन बनेगा कब तक, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसकी वजह से रशिया के ऊपर और कलेश हो सकता है, पता नहीं क्या चलेगा भाई। जितना सोचो उतना डर लगता है इन चीजों को सोच के। पहले हमने कोविड एक्सपीरियंस किया है, अब हम ये एक्सपीरियंस करेंगे, यही चलता रहेगा क्या जिंदगी भर। अगर ओपन एआई की बात करके चले तो ओपन एआई एक टूल बना रहा है, पता नहीं है कब तक रिलीज करेगा, जहां पर स्टूडेंट्स अगर चीट कर रहे हैं, अपने असाइनमेंट्स वगैरह एआई से बना रहे हैं, चैट जीपीटी से बना रहे हैं, तो टीचर्स चेक कर पाएंगे भाई इन्होंने कुछ ऐसा किया है, यहाँ से जनरेट किया है। तो अच्छी चीज है, देखते हैं कहाँ जाती है पूरी पूरी कहानी। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट का हाल आप देख सकते हैं कैसा रहा, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम और दुआ में याद रखना।